नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल देखो हमने पर्यावरण तथा उसकी समस्याओं के बारे में तथा उनके समाधानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पर्यावरण की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया और प्रदूषक क्या होते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों के बारे में, जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हमने वायु प्रदूषण क्या है, उससे होने वाली जो हानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उसके समाधान कौन कौन से कर सकते हैं तथा सरकारी स्तर पर उसके क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जैसे हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से आज पढ़ेंगे हमें जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं तथा जल प्रदूषण के जो रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, इससे होने वाली समस्याएं तथा इनके उपायों के बारे में। पहला इसमें आता है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखो, जल में अवांछनीय जो तत्व है, जैसे हमने वायु के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से जल में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति के कारण से, जल में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति या अवांछनीय तत्व मिलने के कारण से वह जल मानव तथा जीव जंतुओं के लिए क्या हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। वह जल मानव तथा जीव जंतुओं के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं या प्रदूषित जल कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देखो एक बार कि जल में अवांछनीय तत्वों के मिलने से वह जल मानव तथा जीव जंतुओं के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो उस जल को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल में विषाक्त पदार्थों का मिलना, जल में कुछ अवशिष्ट पदार्थों का मिलना, तो ये सभी हैं जिसके कारण से जल क्या है, मानव तथा जीव जंतुओं के लिए पीने योग्य नहीं रहता है, अनुपयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हमें जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जल में अवांछनीय तत्वों का मिलना, अवांछनीय तत्वों का मिलना जिससे क्या हो जाता है, जल मानव अनुपयुक्त हो जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। और जल में अवशिष्ट पदार्थ देखो कौन कौन से मिलते हैं, जैसे उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है वो मिल जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं, जो वर्षा जल की हानिकारक जो धूल के कण हैं, जिसके अनेक प्रकार की गैसें हैं जो वर्षा जल के साथ क्या जाती हैं, धरातल पे आ जाती हैं, जल में मिल जाती हैं। तथा कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम रासायनिक खाद हैं, जो कीटनाशक दवाओं का हम भूमि में उपयोग करते हैं, तो जल प्रवाह के साथ या भूमिगत जल में या जल के प्रवाह के साथ बहकर वो क्या है, नदी नालों में, झील तालाब इसमें चली जाती हैं, जलाशयों में चली जाती हैं, तो जिससे वह जल क्या हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। तो उस जल को क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं, जो मानव उपयोगी नहीं होता है। और मानव अगर उसका उपयोग करता है तो मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो यह जल प्रदूषण है। आगे इसमें आता है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी जो जल में प्रदूषित होता है किनके द्वारा होता है, उद्योगों के द्वारा होता है, तथा रासायनिक कीटनाशक दवाओं के कारण से होता है, अपशिष्ट पदार्थों के कारण से होता है, तथा कुछ जो मृत पशु उसको जलाशय में डाल देते हैं जिनके कारण से हो जाता है। तो ये अनेक कारण है जिनके कारण से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, लेकिन उसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, कि जल प्रदूषण जो होता है तो उसको किस प्रकार से हम उसकी क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जो हम छोटी क्लासों में पीछे पढ़ के आए हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जैसे भूमि प्रदूषण है, इस प्रकार के प्रदूषणों के बारे में हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो उसमें वही जल प्रदूषण है, इसके बारे में कि उसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, पहला है नगरीय अपशिष्ट जल के नगरीय अपशिष्ट जल के निस्तारण हेतु क्या है, अपशिष्ट जल के निस्तारण हेतु सीवरेज शोधन
संयंत्र की स्थापना। नगरीय अपशिष्ट जल है उसके निस्तारण हेतु, यानी उसको कहाँ डाला जाए, किस क्षेत्र में छोड़ा जाए कि जो नगरीय अपशिष्ट जल है उसको देखो कैसे हैं, जो सीवरेज नालियाँ होती हैं, गटर की जो नालियाँ होती हैं उनके माध्यम से कहाँ भी जाता है, जो निकटवर्ती जो भी या भूमि है उसमें छोड़ा जाता है, या फिर जो जलाशय उनमें छोड़ दिया जाता है। तो उस नगरीय अपशिष्ट जल को क्या है, उसको निस्तारण करने के लिए, उसका सही प्रकार से उसको छोड़ने के लिए उस हेतु क्या बनाया जाए, जो सीवर शोधन, जो सीवरों में जो नल जो गंदा पानी आता है उन्हें सीवरेज में उनका एक शोधन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उस जल को क्या है शुद्ध करके दोबारा उसको अन्य उपयोग में, जो खेती में या अन्य कार्यों में, उद्योगों में उसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। तो उस हेतु क्या किया जाए कि नगरीय अपशिष्ट जल को जो शोधन हेतु है कि सीवर शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें आता है रासायनिक, या ऐसे लिख दें कृषि में रासायनिक खाद की जगह है जैविक खाद का उपयोग। कृषि कार्य हम करते हैं तो उसमें अत्यधिक हम क्या है, रासायनिक खाद का हम उपयोग करते हैं, उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं हैं, उनका हमें शुरू से जो हमें फसल बोते हैं बोने से पहले उसमें क्या हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर देते हैं। जब तक फसल कट कर तैयार होती है उस समय तक हम कीटनाशक दवाएं या रासायनिक खाद डालते हैं। उसके बाद में कटने के बाद भी हम उसका भंडारण करते हैं, उस समय भी अनेक प्रकार की दवाओं का उसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। बल्कि जो कृषि कार्य में जो कीटनाशक दवाएं तथा रासायनिक उर्वरक का जो खाद है उसका हम उपयोग करते हैं, उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कृषि भूमि की क्या है उपजाऊतापन भी बढ़ती है और ये उसका पर्यावरण पे या भूमि पे प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जो अगर जलाशय में मिल भी जाते हैं तो इससे किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। तो देखो इसके कारण भी है साथ साथ, और इसके क्या है ये उपाय भी हैं, इसको रोकने के उपाय। कारण यानी क्या है कि नगरीय अपशिष्ट के कारण से क्या है, जल के कारण से क्या है, जो जलाशय क्या गंदे जाते हैं। एक है कृषि में रासायनिक खाद के कारण से क्या होती है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये उपाय है। आप देखो तीसरा है औद्योगिक जल को उपचारित करे पुनः उपयोग में लाया जाए या उसका दोबारा उपयोग किया जाए। कि औद्योगिक जो जल है उस औद्योगिक जल को या उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है जिसके साथ अनेक प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, उस जल को उपचारित करके, जैसे नगरीय अपशिष्ट को क्या है निस्तारण के लिए जो क्या करना चाहिए, सीवर शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, उसी प्रकार से उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है उसको क्या है दोबारा शोधन करके उसको क्या है पुनः उसका उपयोग क्या है या तो उद्योग में या कृषि कार्य में या किसी भी कार्य में जिस हेतु वह उपयोगी है उस कार्य में उसका क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये तीसरा है, कारण भी है और एक क्या है उपाय भी है। कारण यानी औद्योगिक अपशिष्ट जल से होता है प्रदूषण, जल प्रदूषण। उपाय क्या है कि उसको दोबारा क्या किया जाना चाहिए, उपचारित कर उसको पुनः उपयोग में लाया जाए। उसके बाद में आता है चार का है नदियों व जलाशयों, नदियों व जलाशयों में मृत पशु डालने पर पूर्ण रोक। नदियां हैं तथा जो भी जलाशय हैं, झील तालाब बावड़ जो भी जलाशय हैं, नदियां जलाशय, उसमें क्या है जो मृत पशु हैं, पशु मर जाते हैं उसके बाद उसको क्या है जलाशय में छोड़ देते हैं या जलाशय के निकट उसको डाल देते हैं। जब भी वर्षा जल आता है तो उससे प्रभावित होकर जलाशय में चला जाता है। इसके कारण से भी जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो नदियों तथा जलाशयों में जो मृत पशु हैं उसके डालने पर क्या होनी चाहिए, पूर्णतः रोक होनी चाहिए कि उसको उन जलाशयों में नहीं डाला जाए, नदियों में उन मृत पशुओं को नहीं छोड़ा जाए, नहीं डाला जाए।
तो ये सभी क्या है, 4 इसके देखो जल प्रदूषण रोकने के उपाय तथा जल प्रदूषण के कारण भी हैं। कारण तथा उपाय, कारण पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ सकते हैं कि नगरीय अपशिष्ट जल के द्वारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। कृषि में रासायनिक खाद के द्वारा होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल के कारण से होता है। नदी और जलाशय में मृत पशु डालने के कारण से होता है। अगर इसके उपाय हैं तो ये हमने उपाय पढ़े कि इसको नगरीय अपशिष्ट जल है उसको क्या है, निस्तारण हेतु सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक है कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। एक है जो औद्योगिक जल है उसको क्या है, जो उपचारित कर गया उसका क्या है, शोधन कर दोबारा क्या है उसको उपयोग में लाया जाना चाहिए। और एक चौथा है इसमें नदियों व जलाशयों में क्या किया जाना चाहिए, मृत पशु डालने पर पूर्णतः रोके होनी चाहिए। तो ये सभी क्या है, इसमें जल प्रदूषण के कारण है। अब देखो जल प्रदूषण के कारण कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो क्या है अत्यधिक प्रदूषित हो रही है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है। गंगा नदी तो क्या है, गंगा नदी तो औद्योगिक अपशिष्ट के कारण से, गंगा नदी है वो औद्योगिक अपशिष्ट के कारण से क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण से अत्यधिक क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, जिसमें अनेक प्रकार के जो उद्योगों का कचरा है, अपशिष्ट है, वो बचा कुचा है जो इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण से गंगा नदी क्या है, अत्यधिक क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। एक यमुना नदी है जो इसकी सहायक नदी भी है। यमुना नदी में देखें तो यमुना नदी में देखो कानपुर के पास या कानपुर में क्या है, एक चमड़ा उद्योग है। उस चमड़ा उद्योग का संपूर्ण जो अपशिष्ट है, उस चमड़ा उद्योग का जो अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को इस नदी में, यमुना नदी में छोड़ा जाता है। और जिसके कारण से यह नदी क्या है, अत्यधिक यह नदी भी क्या हो रही है, उस अपशिष्ट के कारण से प्रदूषित हो रही है। तो देखो गंगा नदी है जो सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा यमुना नदी है जो कानपुर में, इसमें चमड़ा उद्योग का अपशिष्ट डालने के कारण से नदी भी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो दो नदियां हैं, मुख्य रूप से हम भारत के बारे में पढ़े तो यमुना नदी है, गंगा नदी, इस प्रकार नदियां हैं जो अपशिष्ट के कारण से क्या हो रही हैं, प्रदूषित नदियां हैं या अपशिष्ट के कारण से क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो एक इन गंगा नदी है, इस गंगा नदी के जो क्या है शुद्धिकरण के कारण, शुद्धि करने के लिए या इसको शुद्ध करने के लिए क्या है, एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो प्रारंभ किया गया है सरकार के द्वारा। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट यानी स्वच्छ, इसमें आता है स्वच्छ गंगा परियोजना। स्वच्छ गंगा परियोजना यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यानी जो क्या है गंगा नदी में क्या है अत्यधिक प्रदूषण की मात्रा फैल रही है, जिसके कारण से इसमें क्या है उसकी प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए तथा उसमें घाटों का जो निर्माण करने के लिए, घाटों का जो आधुनिकीकरण करने के लिए या नवीनीकरण करने के लिए तथा उसके किनारों के ऊपर वृक्षारोपण करने के लिए क्या है, यह प्रोजेक्ट देश भर में संचालित किया गया है। देश भर में इस प्रोजेक्ट को संचालित किया गया है। जो क्या है इसको सफल बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को क्या है सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को, इस प्रोजेक्ट को क्या है सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी में, 7 जुलाई 2016 को इसमें गंगा नदी के किनारे क्या है 300 प्रोजेक्ट है। गंगा 2016 को गंगा नदी के किनारे, नदी के किनारे 300 प्रोजेक्ट, 300 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इसको सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को क्या किए गए, गंगा नदी के किनारे क्या है 300 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन 300 प्रोजेक्टों के अंतर्गत क्या किया गया, घाटों का आधुनिकीकरण, घाटों का आधुनिकीकरण के साथ साथ घाटों का आधुनिकीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
इसमें क्या है, नमामि जो गंगे प्रोजेक्ट है जिसको सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को एक गंगा नदी किनारे क्या 300 प्रोजेक्ट का कार्य क्या किया गया, शुरू किया गया। 300 प्रोजेक्ट शुरू किए गए और इन 300 प्रोजेक्टों के अंतर्गत क्या किया गया कि घाटों का नवीनीकरण या आधुनिकीकरण किया गया। आधुनिकीकरण करने के साथ साथ इसमें क्या है, गंगा नदी के दोनों किनारे के ऊपर क्या लगाया गया, वृक्षारोपण करने का कार्य भी इसमें शामिल किया गया या शुरू किया गया। तो ये आता है इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट या जो क्या है गंगा स्वच्छ गंगा परियोजना के बारे में आता है, स्वच्छ गंगा परियोजना के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा है जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण और उसके रोकने के उपाय आपको बताएं। इसके बाद में एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो अपनी बुक में है कि गंगा नदी के बारे में, तो इसमें कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए, कब किए गए और इस प्रोजेक्टों के अंतर्गत क्या कार्य किए जाने का प्रस्ताव है या कौन से कार्य किए जाने हैं, तो उसके बारे में। अगला इसमें आता है देखो ध्वनि प्रदूषण। अगला हम पढ़ेंगे इसमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तीसरा इसमें आता है ध्वनि प्रदूषण। तीसरा इसमें आता है ध्वनि प्रदूषण। तो देखो मानव को जो क्या है अत्यधिक ध्वनि या असहनीय ध्वनि जो मानव के लिए क्या है उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, जिसको मानव सहन नहीं कर पाता, वह ध्वनि क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण है। जिसको मानव क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, मानव के असहनीय ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मानव है तो देखो जो ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है किसमें मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण मापन इकाई। कौन सी इकाई है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में डीबी के नाम से भी जाना जाता है। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और हर मानव प्रत्येक एक सामान्य मनुष्य या साधारण मानव जो क्या है 80 से लेकर 120 डेसिबल तक क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इससे अधिक अगर ध्वनि क्या है, इससे अधिक ध्वनि अगर हो जाती है तो मानव के लिए क्या है, सहनीय नहीं है, मानव के लिए सहन योग्य नहीं है, मानव उसको सहन नहीं कर पाता है। इससे अधिक ध्वनि क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। यानी यहाँ तक मानव सहन कर पाता है, उसके बाद में मानव को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कम सुनना है, कम जो अनिद्रा की समस्या हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अनेक प्रकार की बहरापन हो जाता है। इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं मानव के सामने उत्पन्न होती हैं जब 80 से 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि होती है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में इसको मापने की इकाई और मानव कितनी ध्वनि को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। मानव कितनी ध्वनि है तो वो सहन कर सकता है, तो कितनी ध्वनि कर सकता है, 120 से लेकर 80 से लेकर 120 जो डेसिबल है वहाँ तक मानव क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, अब अगला आता है इसके ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में कि ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, इनके बारे में पढ़ा। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण है जो वाहनों से निकलने वाला जो क्या है आवाज़ या वाहनों के हॉर्न से, इसके अलावा लाउड स्पीकर से, इसके अलावा किससे आता है, लाउड स्पीकर से, वाहनों से निकलने वाला जो हॉर्न है, वाहनों का हॉर्न से, यातायात के जो भी साधन है उसकी आवाज़ से, इसके अलावा उद्योगों से जो मशीनें चलती हैं उद्योगों से, तथा इसके अलावा जो वायुयान है वायुयानों से, वायुयान है उद्योगों में जो मशीन चलती हैं उनसे है, वाहनों के हॉर्न है, वाहनों की जो आवाज़ है यातायात है उनसे है, लाउड स्पीकर से है, तथा वायुयान जो भी चलती हैं, जेट है, एयरवेज जो भी हैं, एयर जो हवाई यात्रा जिसके द्वारा करी जाती है, तो उन सभी के द्वारा क्या होती है, प्रदूषण होता है, या जो जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उसके द्वारा जो भी आवाज़ होती है, इनके जो कारण है कि किन कारणों से जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये कारण है कि जिन कारणों से ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अधिक होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, ये तो है ध्वनि प्रदूषण के कारण है। इसके बाद में आता है कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती हैं।
ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में कि कौन कौन सी हानि होती है ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। कि ध्वनि प्रदूषण होता है लेकिन उसको मानव देखो 80 से 120 तक सहन कर पाता है, उसके बाद में सहन नहीं कर पाता है, लेकिन उससे मानव को कौन कौन सी समस्याएं होती है, हमें कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो उन हानियों के बारे में तो कौन कौन सी हानियां होती हैं, जिसमें देखो पहले है अनिद्रा। मानव क्या है, नींद का मान लगती है, अनिद्रा की जो समस्या हो जाती है, इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, अनिद्रा की बीमारी यानी नींद नहीं आती है, जिससे किसके कारण से, ध्वनि प्रदूषण के कारण से नींद नहीं आना, अनिद्रा जैसी क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। दूसरा इसमें आता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन यानी चिड़चिड़ा मानव कैसा हो जाता है, स्वभाव उसका कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। जब भी कोई उसको बोलता है तो उसको क्या है, सहन नहीं हो पाता है, वो क्या है, जैसे गुस्सा करना है, इस प्रकार की कोई बात दूसरे की नहीं सुनना है, उसके ऊपर बार बार हर बात पे गुस्सा करना है, इस प्रकार से हर बात पे नाराज होना है, इस प्रकार की जो क्या हो जाती हैं समस्याएं, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, मनुष्य कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा तीसरा इसमें आता है बहरापन। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण से क्या हो जाता है, मनुष्य को सुनना बंद हो जाता है, मनुष्य मानव क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है, जिसको स्थायी रूप से क्या है, सुनता नहीं है। मनुष्य बहरापन की समस्या हो जाती है, मनुष्य बहरा हो जाता है। तो ये भी किसके द्वारा होता है, ध्वनि प्रदूषण के द्वारा होता है। अगला इसमें आता है 4 नंबर में, इसमें 4 में इसमें आता है श्रवण शक्ति कमजोर। यानी जो सुनने की शक्ति है, एक तो देखो बहरापन है और एक श्रवण शक्ति कमजोर, यानी सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। जब उसको जोर से बोलते हैं तभी उसको क्या देता है, सुनाई देता है, अन्यथा उसको सुनता नहीं है। हम आराम से अगर बात करते हैं उससे साथ तो उसको सुनाई देता है। अगर उससे जोर से बोलते हैं या कान के पास नजदीक होकर बोलते हैं तब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुनाई देता है, तो उसकी क्या जाती है, श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है। उसकी सुनने की जो शक्ति है वो सुनने की शक्ति क्या जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये क्या है, स्थायी रूप से बहरा, यानी उसको सुनता नहीं है, चाहे कितनी धीरे बोलो चाहे जोर से बोलो, उसको सुनता नहीं है, तो वो क्या होता है, बहरापन है। तो इस प्रकार की क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण के कारण से होने वाली हानि है, जिसमें अनिद्रा है, जो बहरापन है, चिड़चिड़ापन है, श्रवण शक्ति का कमजोर होना है, इस प्रकार की समस्याएं मानव के सामने क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण से होने वाली समस्याएं, ध्वनि प्रदूषण के कारण इससे होने वाली समस्याएं। तो हमने वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया। अब अगला आता है मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब देखो अगला प्रदूषण आता है जिसमें मृदा प्रदूषण 4 में है, मृदा या जिसको क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो देखो किसे कहते हैं मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के द्वारा, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा या फिर मानवीय क्रियाओं के द्वारा भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होना ही क्या कहलाता है, भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। कि जो प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से भूमि की जो गुणवत्ता है, जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊतापन है, उसमें जब कमी आती है, ह्रास होते हैं, तो उस ह्रास को क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो यह भूमि प्रदूषण के बारे में कि भूमि प्रदूषण क्या होता है। अब देखो ये किन कारणों के द्वारा होता है, भूमि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से भूमि प्रदूषित होती है। तो पहला कारण है, देखो हमने जल प्रदूषण पढ़ा था, तो इसमें है प्रदूषित जल का उपयोग, प्रदूषित जल का उपयोग। प्रदूषित जल के उपयोग के कारण से भूमि में सिंचाई के रूप में क्या है, जो जल देते हैं, तो उससे प्रदूषित जल के कारण से भूमि की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है, ह्रास होता है। तो ये कारण है कि प्रदूषित जल के उपयोग के कारण से। दूसरा इसमें आता है रासायनिक खाद के कारण से। रासायनिक खाद का हम अत्यधिक रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का हम उपयोग करते हैं, तो उस रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं के उपयोग के कारण से भी क्या होती है, जो भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होती है, कमी आती है।
तीसरा इसमें है औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा अपशिष्ट पदार्थ है तथा नगरों से निकलने वाला जो गंदा जल है वो क्या है, भूमि में ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, या उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जो ऐसे डाल दिया जाता है, जिसके कारण से भी क्या होती है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, भूमि क्या होती है, प्रदूषित होती है, जिससे भी मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। तो ये कारण है, 3 कारण है मुख्य रूप से, प्रदूषित जल का उपयोग के कारण से, रासायनिक खाद के कारण से तथा औद्योगिक नगरीय अपशिष्ट के कारण से भूमि क्या होती है, प्रदूषित होती है, या भूमि की गुणवत्ता में क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये 3 कारण है कि जिन कारणों से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। उसके बाद में आता है इससे होने वाली हानियों के बारे में कि मृदा प्रदूषण है, उसी मृदा प्रदूषण से कौन कौन सी हानि, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहली समस्या देखो, जब मृदा प्रदूषण होता है तो कृषि भूमि की जो उपयोग में आने वाली जो भूमि है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो पहला इसमें है कृषि योग्य भूमि का कम होना, कृषि योग्य भूमि का कम होना पहली समस्या है या हानियां है। कि कौन सी हानि है, नुकसान क्या होगा मृदा प्रदूषण से हमें। तो पहला होगा कि अगर भूमि प्रदूषित हो जाएगी तो उसमें अनाज उत्पादन नहीं होगा, कृषि के लिए वो भूमि अनुपयुक्त हो जाएगी या उपयोगी नहीं रहेगी। तो कृषि भूमि योग्य भूमि है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, उसका कम होना। दूसरा इसमें आता है अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे पेचिस है, हैजा है, आंखों का रोग है इत्यादि, यानी इस प्रकार के रोगों की समस्या होगी, इस प्रकार के रोग बढ़ेंगे जिसमें पेचिस है, हैजा है, आंखों का रोग है, इस प्रकार के रोगों की क्या होगी, समस्या होगी। इस प्रकार के रोग बढ़ेंगे जो मानव स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, यानी मानव के स्वास्थ्य पर भी इससे क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव इससे पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं मुख्य हैं जिससे होने वाली हानि है कृषि योग्य भूमि कमी तथा मानव के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव या अनेक प्रकार की बीमारियों का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद में इसमें आते हैं इसके उपाय के बारे में। देखो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान होता है, उसका उपाय होता है कि इसके क्या उपाय किए जाएं, कि हम कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए किए जाने वाले उपाय कौन से हैं, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है, भूमि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसके उपाय किया जा सकता है ताकि भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण नहीं हो या भूमि की गुणवत्ता में क्या हो, ह्रास नहीं हो, उसकी उर्वरक शक्ति है कम नहीं हो। तो उसमें है पहला है रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग कि रासायनिक खाद की जगह हम किसका उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें ताकि क्या है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो जो कि तो बनी रहे, या जैविक खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाया जा सके। रासायनिक खाद से क्या है अनाज उत्पादन या 2 या 3 या 4 या 5 वर्ष तक होता है, उसके बाद में क्या है उत्पादन घटने लगता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या जाती है, कम हो जाती है। जब हम रासायनिक खाद का उपयोग उससे अधिक नहीं करते हैं तो भूमि की भी क्या है उत्पादनता घट जाती है, कम होती है। लेकिन जैविक खाद के द्वारा क्या होती है भूमि की उर्वरा शक्ति जो कि तो बनी रहती है, या उर्वरा शक्ति उससे क्या होती है बढ़ती है, कमी नहीं आती है। तो उसमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करें ताकि भूमि की गुणवत्ता में ह्रास नहीं हो। दूसरा इसमें आता है फसल चक्रण कि बदल बदल कर हम हर बार वही फसल बोते हैं तो उसमें देखो उत्पादन घटता रहता है। कि हम जैसे हर बार बाजरे का उत्पादन करते हैं या हर बार उस फसल में अगर हमें सिंचाई की सुविधा है तो गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उसमें गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, हर बार उसमें फसल का क्या करना चाहिए, या 2 या 3 वर्ष बाद फसल चक्रण अपनाना चाहिए कि फसलों को बदल बदल कर बोए कि इस बार उसमें गेहूँ है तो अगली बार उसमें चना है या सरसों बोई जाए, एक इस बार उसमें बाजरा है तो अगली बार उसमें मूंग या ग्वार बोई जाए। इस प्रकार से उसमें क्या है फसल चक्रण को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए ताकि क्या है भूमि की गुणवत्ता में ह्रास नहीं हो। उसके बाद में तीसरा है कि भूमि की जो उर्वरता बढ़ाने वाली जो फसल है, बढ़ाने वाली फसल जैसे कौन कौन सी है, जैसे ग्वार है, मूंग है, इनको
आदि बोना। भूमि की जो उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली जो फसल है उनका अधिक से अधिक क्या किया जाना चाहिए, बोई जाए। जैसे ग्वार है, मूंग है, चना है, इस प्रकार की जो फसल है उनको अधिक बोया जाना चाहिए। फसल चक्र के अंतर्गत इन फसलों का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए या बोया जाना चाहिए, या जो 2 वर्ष बाद इन फसलों का उत्पादन अवश्य करना चाहिए ताकि भूमि की गुणवत्ता में जो बनी रहे उसमें किसी प्रकार का नुकसान या हानि या हादसे नहीं हो। तो ये 3 कारण है। उपाय है कि इन उपायों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भूमि की गुणवत्ता को हाथ से बचा सकते हैं या गुणवत्ता में जो कमी हो रही है उस कमी को हमें कम कर सकते हैं। उससे भूमि की जो उपजाऊतापन को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें है मृदा प्रदूषण, कारण, हानि और उपाय कि कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी इसकी हानि है और कौन कौन से इसके उपाय हैं। उन उपायों के बारे में, ये उपाय के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया। हमने वायु प्रदूषण, दूसरा हमने पढ़ा जल प्रदूषण, तीसरा हमने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण, चौथा हमने पढ़ा मृदा या भूमि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद में वायुमंडल में या पर्यावरण में इसके अलावा और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये तो प्रदूषण के बारे में है, लेकिन इसके अलावा और भी अन्य समस्याएं जो पर्यावरण में उत्पन्न होती हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस प्रभाव के अलावा इसमें अम्लीय जो वर्षा है, एसिड रेन, तो उनके बारे में, ओजोन परत क्षरण है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इसमें आता है देखो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा देखो वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। धूल कणों पे क्या है, संघनन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प क्या करती है, जमकर बादलों का निर्माण करती है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। वर्षा के प्रकार के बारे में, संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती, इस प्रकार के वर्षा के प्रकार बढ़े थे। ठीक है, तो उसमें देखो अम्लीय वर्षा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, इस प्रकार की जो हानिकारक गैसें हैं जो वायुमंडल में अपनी उपस्थिति से जल में मिलकर या जलवाष्प के साथ घुलनशील होकर वह मिलकर क्या होती हैं, वर्षा के साथ धरातल पे जाती हैं। और जब ये उस वर्षा में मिलती हैं, वर्षा के जल में मिल जाती हैं, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। उसी को एसिड रेन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रकार की जो गैसें हैं ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जो वर्षा के जल के साथ मिलकर धरातल पे आती हैं, जो जलाशय में तथा जो भूमि पे, वृक्षों पे, पेड़ पौधों पे तथा इसके अलावा जो जीव जंतु है उसको क्या है, अपना विपरीत प्रभाव डालती है। जिससे जीव जंतु है, जो जलाशय, नदी नाले हैं, जो झील है, तालाब है, समुद्र, उसमें जो मछलियाँ वो नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उस पर भी क्या है, वृक्षारोपण है, उस पर पेड़ पौधे हैं, उस पर भी क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसमें है जो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके द्वारा उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा का देखिए होता है पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम पाया जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना पाया जाता है, 5.5 से कम पाया जाता है। बल्कि शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 तक होता है, या इतने के बीच में पाया जाता है। 5.5 से 5.7 तक इसमें क्या पाया जाता है, पीएच मान पाया जाता है। अगर इस जल का, शुद्ध जल का मान इससे क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तो हमारे लिए या जीव जंतु के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वो मनुष्य या जीव जंतु के लिए, प्राणी जाति के लिए वो क्या होता है, अगर शुद्ध जल का पीएच मान 4 से कम होता है तो वो प्राणी जाति के लिए क्या होती है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके बाद में आते हैं इसके अम्ल वर्षा के कारणों के बारे में, कि कौन से कारण हैं जिन कारणों से अम्ल वर्षा होती है, उसके कारण क्या है, किन कारणों से होते हैं। देखो ये जो गैस है, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में तथा इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। तो इनके कारण क्या है कि किन कारण से उत्पन्न होती है और किन कारणों से अम्ल वर्षा होती है। तो उसके कारण कौन कौन से, उनके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें देखो ऑटोमोबाइल, इसमें है ऑटोमोबाइल
या कोयला या ऑटोमोबाइल, कोयला या जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्रों से, ऑटोमोबाइल जो कंपनी है या ऑटोमोबाइल से या फिर कोयले के जलाने से है या जल विद्युत जो संयंत्र है, इससे क्या है, ये गैसें उत्सर्जित होती हैं, इन गैसों का उत्पादन होता है या इन गैसों के कारण से क्या है, अम्ल वर्षा जो क्या होती है, एक प्रमुख कारण है अम्ल वर्षा का कारण है कि जिन कारण से अम्ल वर्षा होती है। दूसरा इसमें आता है ताप। ताप जो विद्युत ग्रह है, ताप विद्युत ग्रह, ताप शक्ति ग्रह में कोयला जो जलता है, कोयला जलाने के कारण से, ताप विद्युत जो ग्रह है उन ग्रहों में कोयले के जलाने के कारण से, कोयला जलने के कारण से, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कोयला जलाया जाता है, जिसके द्वारा ताप विद्युत उत्पादन किए जाते हैं या बिजली बनाई जाती है, तो उन्हें ताप शक्ति ग्रहों में भी कोयले के जलने के कारण से निकलने वाली जो गैस हैं, उन्हें गैसों से भी क्या है, अम्ल वर्षा आती है, उन गैसों से भी अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है जो अम्ल वर्षा के कारण है। तीसरा इसमें आता है जो खनिज शोधन जो शालाएं होती हैं। तीसरा जो खनिज शोधन जो शालाएं होती हैं, उन्हें खनिज शोधनशालाओं में भी क्या होता है, खनिज शोधनशाला, जिसमें अनेक प्रकार की जो क्या है ताप विद्युत ग्रह जैसे कोयले के द्वारा है कि जो खनिज शोधनशाला है, इसमें क्या है अनेक प्रकार की मशीनरी स्थापित होती हैं, मशीनों के चलने के कारण से क्या है इसमें जो गैसें उत्पादित होती हैं, निकलती हैं, तो उनके कारण से भी क्या है जो अम्ल वर्षा जो बनने का या अम्ल वर्षा आने का एक प्रमुख कारण है। तो इसमें खनिज शोधनशालाओं के कारण से भी क्या होती है, इसमें अम्ल वर्षा आती है। 4 का आता है स्वचालित वाहनों के द्वारा, स्वचालित वाहन, इसके द्वारा भी क्या होती है, ये भी अम्ल वर्षा का एक कारण है। इसके अलावा 5वां आता है जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण से, जीवाश्म ईंधन के दहन से। जीवाश्म ईंधन में देखो कौन सा आता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये प्रमुख है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। तो ये 5 कारण है जिन कारणों से अम्ल वर्षा के कारण है कि अम्ल वर्षा होती है। ये 5 कारणों से इनसे जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन गैसों का उत्सर्जन होता है और इनके कारण से क्या होती है अम्ल वर्षा होती है, या ये वर्षा में मिलकर क्या होती है जो धरातल में जाती हैं, जो जलीय स्रोतों में या जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों पर क्या है अपना प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो ये अम्ल वर्षा के कारण है। अब इसके प्रभाव है, देखो प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभाव इससे है बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे इसमें है जो जलाशय हैं, जल स्रोत हैं, उन स्रोतों में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं, तो उन्हें जीव जंतुओं के ऊपर क्या है इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो जीव जंतु क्या जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या वो मर जाते हैं, जिसके द्वारा जो जीव जंतु हैं उनकी जनसंख्या उन क्षेत्र में क्या जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें है जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, वृक्षों पे या वनस्पतियों पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे वनस्पति क्या जाती है, लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो भी अनेक प्रकार के जो झीलें हैं, वो झीलें जिसमें अम्ल वर्षा के कारण से हम पढ़ते हैं कि जो भी झीलें हैं जैसे नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे, इसके अलावा फिनलैंड आदि में क्या है अम्ल वर्षा के कारण से झीलें क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। इसलिए अम्ल वर्षा को और किस नाम से जानते हैं, जिसमें झील कातिल नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, झील कातिल नाम से भी अम्ल वर्षा को जाना जाता है। अम्ल वर्षा को झील कातिल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर भी कहते हैं, जो पत्थर पे सबसे अधिक इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पत्थर की जो भी वस्तुएं होती हैं इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत में देखें तो आगरे का जो ताजमहल है, जो क्या है अम्ल वर्षा के कारण उसका जो सफ़ेद संगमरमर है उसका रंग क्या है, फीका पड़ गया अभी, ठीक है। तो इस प्रकार के यानी इसे क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं, स्टोन
कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाते हैं। झील कातिल, स्टोन कैंसर, यानी स्टोन झील कातिल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्वे और फिनलैंड में इन्होंने क्या किया है, अम्ल वर्षा से जो झीलें थी वो झीलें क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, जिससे इसे झील कातिल कहा जाता है। और स्टोन कैंसर है, स्टोन कैंसर किस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे अधिक प्रभाव इसका किसमें पड़ता है, जो पत्थरों पे जो पत्थर होते हैं उन पे सबसे अधिक इसका विपरीत प्रभाव या पत्थर पे सबसे अधिक इसमें नुकसान होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। वृक्षों पे देखें तो वृक्षों में जो क्या होता है, वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं, वृक्षों की पत्तियों में जो क्या होता है, स्टोमेटा, वृक्षों की पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जिसके द्वारा वो क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं, वो अपनी ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो स्टोमेटा क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा के कारण से उसके जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से पेड़ पौधों पे क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो उनकी स्टोमेटा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। किसकी, पेड़ पौधों की स्टोमेटा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये इसके प्रभाव हैं। इसके हम समाधान के बारे में देखें। समाधान, तो समाधान मुख्य रूप से क्या है, जो जलीय स्रोत हैं तो उसको क्या है, अगर अम्ल युक्त जल हो जाता है तो उसमें जलीय स्रोतों में हम किसके द्वारा जो उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, चूना डाल के उसको क्या कर सकते हैं, अम्लीयता को कम कर सकते हैं, या उसका अम्लीयता का जो प्रभाव है उसको हमें जो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है समाधान में चूना डाल के, जो जलीय स्रोत है उसमें चूना डाला जाता है, उसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्या है, व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम करके, व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें है चूना डालकर, और इसमें है व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो अम्लीय वर्षा है उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो परंपरागत जो साधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में, इसका कारण है कि जीवाश्म ईंधन से सबसे अधिक जो उत्पन्न होती हैं ये गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो उसमें जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के समाधान के उपाय हैं, या समाधान है कि कौन कौन समाधान कर सकते हैं, या इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन उनको हम उपयोग करके भी अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी है अम्लीय वर्षा के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ओजोन परत क्षरण या ओजोन के परत के बारे में पढ़ेंगे, तथा इसके अलावा हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो तक धन्यवाद।